हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 13 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर स्लैम्ड चाइना सैटरडे फॉर डिसरिगार्डिंग द रिटन एग्रीमेंट्स विद इंडिया और नॉट मासिंग ट्रूप्स एट द बॉर्डर। तो यहाँ पर चाइना ने जो भी रिटन एग्रीमेंट्स थे इंडिया के साथ उनका वॉयलेशन किया है और अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है और ये इशू है ऑफ लेजिटिमेट कंसर्न फॉर द एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसके अलावा जो भी कंट्रीज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड है इंडो पैसिफिक में, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा लेजिटिमेट कंसर्न है, क्योंकि जो चाइना है वो इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। और बार बार यहाँ पर जो चाइना है वो क्रिटिसाइज़ करता है क्वाड की ग्रुपिंग को। तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट बोला गया है कि क्वाड ग्रुपिंग को बार बार क्रिटिसाइज़ करने से ग्रुपिंग कम क्रेडिबल नहीं हो जाएगी, तो ग्रुपिंग की क्रेडिबिलिटी उतनी ही रहने वाली, भले ही चाइना यहाँ पर कितना भी क्रिटिसाइज़ करे। तो ये हम शार्प वर्ड्स इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि चाइना से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। लेकिन जो रशिया और यूक्रेन की सिचुएशन है उस पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का यही कहना है कि डिप्लोमेसी इज़ द ओनली वे आउट। हमने यहाँ पर रशिया को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जो कि बाकी और कंट्रीज़ ने किया, क्योंकि हमारे रशिया के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है, तो हम उन रिलेशंस को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड है, टोल्ड टू शेयर राशन कार्ड एंड आधार डेटा स्टेट्स पुश बैक। तो यहाँ पर आयुष्मान भारत के लिए बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आधार डेटा मांगा गया था फ्रॉम द स्टेट्स, लेकिन यहाँ पर स्टेट्स को डर है। अब डर किस बात का है? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एम्स टू आइडेंटिफाई बेनिफिशरीज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब आयुष्मान भारत में जो बेनिफिशरीज हैं उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से, लेकिन सरकार का ये कहना है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में कुछ डेफिशिएंसीज है जिसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए आप हमें आधार कार्ड का भी डेटा प्रोवाइड कर दो। लेकिन स्टेट को कंसर्न्स हैं सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, और वो ये भी सस्पेशन है उनको कि कहीं जो यूनियन गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस डेटा को ना यूज़ कर ले। तो प्राइवेसी कंसर्न्स एंड रिलक्टेंस अमंग स्टेट्स ओवर द शेयरिंग ऑफ आधार डिटेल्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशरीज विद द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो यहाँ पर स्टेट्स को यही है कि अगर हम आधार डिटेल्स देंगे एनएफएसए बेनिफिशरीज़ की एनएचए को, एनएचए बेसिकली यहाँ पर इंप्लीमेंट करती है आयुष्मान भारत की स्कीम को, तो एनएचए का इनिशिएटिव यही है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो डेटाबेस है उसको यहाँ पर मैप कर दिया जाए विद आधार इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी हो। अक्टूबर लास्ट ईयर में यूआईडीएआई ने अलाउ किया था शेयरिंग ऑफ आधार डिटेल्स बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में जो आधार डिटेल्स है उनको शेयर किया जा सकता है, और इसके लिए एक एक्ट आया था अंडर द आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। तो यहाँ पर किसी भी सर्विसेज का बेनिफिट देने के लिए टू द पॉपुलेशन यहाँ पर जो आधार डिटेल्स हैं उनको अमंग द मिनिस्ट्री शेयर किया जा सकता है, अमंग द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शेयर किया जा सकता है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो स्कीम है वो 2018 में लॉन्च की गई थी, जो कि यहाँ पर हेल्थ कवर प्रोवाइड करती है 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। तो पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। तो सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए हर साल हर फैमिली को 5 लाख रुपए मिलते हैं। अब ये फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? तो फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा की हेल्प से। तो बेनिफिशरीज आर टू बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द डेप्रिवेशन एंड ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया ऑफ एसीसीसी 2011 फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज रिस्पेक्टिवली। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ऑल इंडिया ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ का। तो हिंदूज़ में 2007-8 में 13.4% था, ये बेसिकली कॉलेज का 18 से 23 साल की महिलाओं का है, तो 13.4% था, और 2017-18 में 24.3% है। मुस्लिम्स में भी एक यहाँ पर हमें स्टीडी अपटिक देखने को मिला है कि 13.5% हो चुका है, और जब 2007-8 में कुछ 6.7% था। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो है वो है यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी में, जो कि है 35.4%। आगे चलते हैं। बाकी ये क्वेश्चंस अभी हाई कोर्ट्स के सामने हैं। इज़ हिजाब एन एसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम? और दूसरा क्वेश्चन ये है, डज द स्टूडेंट्स राइट टू वेयर वन ओवरराइड द स्कूल यूनिफॉर्म कोड? तो ये दो क्वेश्चन है जिनका जब आंसर आ जाएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पर हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है। इसरोज फर्स्ट लॉन्च ऑफ 2022। अब इसरो का फर्स्ट लॉन्च क्या होने वाला है 2022 का? तो एक पीएसएलवी होगी जो कि यहाँ पर रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉल्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 को लेकर जाएगी एज इट्स मेन पेलोड। बाकी यहाँ पर इसरो के कौन कौन से मिशंस लाइंड अप हैं? तो आदित्य L1, चंद्रयान 3 और यहाँ पर गगनयान। अब जो पीएसएलवी है वो यहाँ पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 को लेकर जाएगी टू द सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। अब ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट क्या होता है? तो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट इज एन ऑर्बिट इन विच द सैटेलाइट पासेस ओवर द अर्थ पोल। तो इसमें जो सैटेलाइट है वो अर्थ पोल से पास होती है। इसके अलावा
वो सन के साथ भी रिलेटिवली सेम पोजीशन में रहती है, तो बट ऑल्सो रिमेन्स इन द सेम पोजीशन रिलेटिव टू द सन। और इसकी वजह से जो सैटेलाइट है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन को डेली उस फिक्स टाइम के ऊपर से ही पास करके जाती है। तो इट ऑल्सो अलाउज अ सैटेलाइट टू पास ओवर अ पर्टिकुलर लोकेशन एट अ फिक्स टाइम एवरी डे। आई होप आपको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट समझ आया हो कि ये एक ऐसा ऑर्बिट है जो कि सैटेलाइट पास करती है अर्थ के पोल से और उसी समय सेम रिलेटिव पोजीशन में भी रहती है रिलेटिव टू द सन। अब इससे क्या होता है, जो सैटेलाइट है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन को हर दिन एक फिक्स टाइम के ऊपर ही यहाँ पर पास करके जाएगी। आगे चलते हैं। इंटरलाइन पैक्ट क्या होता है? तो इंटरलाइन पैक्ट बेसिकली 2 एयरलाइंस के बीच में होता है या 3 एयरलाइंस के बीच में भी हो सकता है। तो इंटरलाइन पैक्ट जो है उससे ये होता है कि अगर किसी एयरलाइन में डिस्ट्रप्शन आ गया तो उनके जो पैसेंजर्स है वो यहाँ पर दूसरे एयरलाइन से ट्रैवल कर सकते हैं ओवर द सेम रूट। तो इंटरलाइन कंसिडरेशंस ऑन इरेगुलर ऑपरेशंस दैट विल अलाउ द 2 एयरलाइंस टू ट्रांसफर पैसेंजर्स टू वन अनदर इन केस ऑफ डिसरप्टेड ऑपरेशंस। तो यही होता है एयरलाइन में इंटरलाइन पैक्ट। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात की गई है। तो हाइड्रोजन जो है अभी तक का तो क्लीनेस्ट फ्यूल इसको माना जाता है। तो हाइड्रोजन इज़ द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ नोन फ्यूल। अब बहुत सारे प्रोडक्शन मेथड्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन ग्रे भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। जो यहाँ पर ग्रे हाइड्रोजन है वो यहाँ पर नेचुरल गैस से प्रोड्यूस की जाती है या फिर मीथेन से भी प्रोड्यूस की जाती है। और जिस प्रोसेस से प्रोड्यूस की जाती है उसको बोलते हैं स्टीम रीफॉर्मिंग। तो ग्रे हाइड्रोजन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म एंड इज जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल गैस और मीथेन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्टीम रीफॉर्मिंग। वर्ल्ड पेज पे जो नासा का टेलीस्कोप है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और यहाँ पर एक कॉन्स्टलेशन की बात की गई उर्सा मेजर। तो उर्सा मेजर क्या है? कॉन्स्टलेशन, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। यूएस ने डिसीजन लिया है कि सोलोमन आइलैंड में अपनी एक एम्बेसी खोलेगा। तो सोलोमन आइलैंड ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था चाइना की वजह से, अब यहाँ पर यूएस की वजह से। तो आप इसकी लोकेशन देख सकते हो। वोल्केनिक थंडरस्टॉर्म देखने को मिला माउंट इटना इन सिसिली इटली। तो ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए इटली की, बाकी से ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। और माउंट इटना की कहाँ लोकेशन है? तो ये इटली में है। अब इंडो पैसिफिक को लेके यूएस ने एक रिपोर्ट निकाली है, उसमें इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। तो इंडिया फेसेस अ वेरी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन पर्टिकुलर फ्रॉम चाइना एंड इट्स बिहेवियर इन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में ये भी है कि इंडिया जो है वो चाइना से बहुत ज़्यादा थ्रेट फेस कर रहा है और चाइना का जैसा बिहेवियर है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर हो रखा है। अब गोल क्या है यूएस का? रिपोर्ट में क्या पता चल रहा है? तो यूएस का रोल ये है कि इंडो पैसिफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। दूसरा, ये जो यूएस है वो यहाँ पर अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करेगा 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। अब 21st सेंचुरी के चैलेंजेस हो सकते हैं जैसे कि चाइना, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसका बिहेवियर को यहाँ पर टैकल करना है, या तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको टैकल करना है, या तो नेक्स्ट पैंडेमिक ना आ जाए उसको टैकल करना है, और यहाँ पर जो प्रेजेंट पैंडेमिक है उससे रिकवर करने की कोशिश करनी है। और बाकी इंडिया इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द यूएस। तो वी विल कंटिन्यू टू बिल्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन विच द यूएस एंड इंडिया वर्क टुगेदर एंड थ्रू रीजनल ग्रुपिंग्स टू प्रमोट स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। यहाँ पर ये हम डिस्कस करेंगे मैसाकर ऑफ मरज झापी। ये वेस्ट बंगाल में हुआ था। तो मरज झापी का मैसाकर जो हुआ था वो 1979 में हुआ था। अब किस इंसिडेंट्स की वजह से ये मैसाकर हुआ? तो इट इन्वॉल्व वायलेंस एंड फोर्सफुल एक्शन बाय द लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट। तो उस समय की जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी बिटवीन जनवरी एंड मई 1979, जो भी रेफ्यूजी सेटलर्स थे ऑन द स्मॉल सुंदरबंस आइलैंड्स ऑफ मरज झापी, उनका यहाँ पर मैसाकर हुआ था और ये लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने कराया था। तो एक्चुअली ये इंसिडेंट शुरू कहाँ से होता है? तो बहुत सारे रेफ्यूजीज जब यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आने लगे थे तो उस समय वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सेंटर से नेगोशिएट किया कि इन रेफ्यूजी को आप कहीं और यहाँ पर सेटल करा दो, जैसे कि अंडमान आइलैंड में या फिर एरिड और फॉरेस्टेड जो दंडकारण्य रीजन है वहाँ पर इनको आप सेटल करा दो। लेकिन लेफ्ट गवर्नमेंट उस समय इस बात के अगेंस्ट थी कि इनको यहाँ पर वेस्ट बंगाल में ही रहने देना चाहिए और इनको यहाँ पर कहीं और नहीं लेकर जाना चाहिए, कहीं और सेटल करने की ज़रूरत नहीं है। तो सच एक्शंस बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट वर अपोज बाय द लेफ्ट। तो उसके बाद जब यहाँ पर लेफ्ट गवर्नमेंट की सरकार आती है तो उसके बाद लोगों को लगता है कि ये तो हमारे पक्ष में थे कि हमें यही रहना चाहिए, इसीलिए वो लोग वापस आ जाते हैं। तो सो द लेफ्ट कमिंग टू पावर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1977 सॉ मेनी रेफ्यूजी फैमिलीज ट्राइंग टू कम बैक एंड सेटल डाउन इन पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल, क्योंकि उनको वहाँ पर फिशिंग और एग्रीकल्चर की भी फैसिलिटीज़ दिख रही थी, तो उनको लगा हमें यहाँ वापस आ जाना चाहिए। लेकिन इस बार उसको टाइगर प्रोजेक्ट्स के लिए लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के द्वारा देखा जा रहा था कि हम इस एरिया को यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे, और लेफ्ट गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि यहाँ पर ये जो लोग हैं ये इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका मैसेकर हुआ, पुलिस इनके ऊपर एक्शंस लेने लग गई। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि मेन स्ट्रीम एलीट कल्चर ने इस मैसेकर को वो भूल गए, क्योंकि इस बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी ज़िंदगियों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो लोग होते हैं वो पेन और सफरिंग्स होती हैं लार्जली सब ऑल्टर्न ग्रुप्स की, उनको भूल जाते हैं बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंटली। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया। इफ लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।